मार्केट के वोलेटाइल होने के बावजूद एमएफआई के डेटा के हिसाब से ये देखा गया कि जून महीने में जो एसआईपी का इन्फ्लो हुआ वो करीब 31,781 करोड़ के आसपास हुई और ये अपने जीवन काल के सेकेंड हाईएस्ट महीने के हिसाब से इन्फ्लो है। इसके पहले मार्च 2026 में 32,000 के आसपास इन्फ्लो हुई थी और ये दूसरा सेकेंड हाईएस्ट है जो इस महीने यानी जून 2026 में ये 31,781 करोड़ रुपए का इन्फ्लो हुआ एसआईपी में। इसके साथ साथ इन्वेस्टर ये भी देख रहा है कि जिन्होंने अपने 10 वर्षों के लिए या 20 वर्षों के लिए 1 करोड़ या 2 करोड़ के रूप में माना है, क्या वो लॉन्ग टर्म गोल इस पोजीशन में अचीव हो जाएंगे। आज हम चर्चा करेंगे 5 ऐसे तरीके की कि जिस म्यूचुअल फंड में आपने एसआईपी की हुई उसी में आप बने रहें, लेकिन 5 ऐसे तरीके यदि अपनाएंगे तो जो गोल आपने सपोज 20 साल का रखा है, हो सकता है कि इन 5 तरीकों को अपनाने से वो गोल आपके 18 साल या 17 साल में पूरे हो जाए। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्समैन चैनल। उन 5 तरीकों में से सबसे पहला तरीका है स्टेप अप एसआईपी। आपने स्टेप अप एसआईपी का नाम सुना होगा, लेकिन इसकी आज ऑपरेशनल बेनिफिट दिखाऊंगा कि इसके फ़ायदा क्या होता है। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स को ये समझ में नहीं आता होगा कि स्टेप अप एसआईपी क्या है। मैं उनके लिए 2 लाइन में बता दूं कि टिपिकल एसआईपी जो होता है वो हर महीने फिक्स्ड अमाउंट लंबे समय के 10 साल, 5 साल, 20 साल जितने वर्षों के लिए है वो हर महीने उतने ही अमाउंट आपके खाते से डिडक्ट होते हैं और पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें वो इन्वेस्ट हो जाता है। स्टेप अप एसआईपी का मतलब है कि हर वर्ष इसमें कुछ ना कुछ इंक्रीज करें। स्टेप अप एसआईपी का जो इनोवेशन हुआ है और जिन्होंने इसको इनोवेट किया है उनके लॉजिक ये था कि चूंकि आप एसआईपी को कंटिन्यू कर रहे हैं, एसआईपी चला रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपकी सोर्स ऑफ इनकम है और हो सकता है ये सोर्स ऑफ इनकम सैलरी इनकम हो, बिजनेस इनकम हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो आप या फ्रीलांसर है, जो भी हो, तो निश्चित रूप से जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा आपके क्वांटम ऑफ इनकम यानी जो भी सोर्स ऑफ इनकम है उसके क्वांटम में बढ़ोतरी होगी। उदाहरण के लिए यदि आप नौकरी पेशे वाले आदमी हैं तो निश्चित रूप से आपको एनुअल इंक्रीमेंट कुछ ना कुछ मिलता ही है, बोनस भी मिलता है। तो जिन्होंने ये इनोवेट किया स्टेप अप एसआईपी, उनका कहना था कि यदि आपकी टोटल इनकम में इजाफा होता है तो उस इजाफे में से कुछ पोर्शन आप एसआईपी में भी इजाफा कर दें। हालांकि ये बात लगता होगा कि अरे क्या करने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसको भी एक लाइव एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। हमने माना कि एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड है जिसका एक्स IRR 12% है, आपकी एसआईपी उसमें 5,000 रुपये पर मंथ की एसआईपी है 10 वर्षों के लिए। तो 10 वर्षों के बाद जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो 6 लाख रुपए होगा और आपके 12% XIR के हिसाब से जो कॉर्पस बनेगा वो 11,62,000 रुपये के आसपास बनेगा। अब यदि किसी ने स्टेप अप कर दिया 5%, यानी 10,000 रुपये की एसआईपी है, इसका 5% का मतलब हुआ 10,500 रुपये। इसका मतलब ये हुआ कि पहले महीने से 12वें महीने तक 10,000 रुपये आपके अकाउंट से कटेंगे और 13वें महीने से लेकर 24 महीने तक ये 10,500 रुपये कटेंगे और इसी क्रम में हर वर्ष 5% इंक्रीज होता होगा अगले 10 वर्षों के लिए। तो 10 वर्षों के बाद जब टर्म ये पूरा होता है तो 5% एसआईपी वाले में आपने 7,55,000 रुपये टोटल इन्वेस्टमेंट किए और उसका कॉर्पस जो बनता है वो 13,93,000 के आसपास बनता है। अब यदि पहले वाले जिसमें स्टेप अप नहीं था और जिसमें 5% का स्टेप अप था उससे यदि कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि 5% स्टेप अप वाले में 1,55,000 रुपये हमने अधिक इन्वेस्ट किए और उसके एवज में हमें 2,31,000 का कॉर्पस अधिक मिला। पहले कॉर्पस मिल रहा था 11,62,000 के आसपास, अब कॉर्पस मिल रहा है 13,93,000 के आसपास। यदि आप इस स्टेप अप को 5% के बदले 10% कर दें, यानी 13वें महीने से 11,000 रुपये हर महीने कटेगा, पहले महीने से 12वें महीने तक 10,000 और 13वें महीने से 24वें महीने तक 13,000, तो इस हिसाब से 10 वर्षों के बाद जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा 9,56,000 रुपये और इसके एवज में जो कॉर्पस बनेंगे वो बनेंगे 16,87,000 के आसपास। यदि इन दोनों को कंपेयर करें 5% और 10% के स्टेप अप वाले एसआईपी को यदि कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि 10% स्टेप अप वाले में हमने 2,01,000 रुपये अधिक हमने इन्वेस्ट किए और उसके एवज में हमें 2,94,000 रुपये का कॉर्पस में इजाफा हुआ। तो निश्चित रूप से मित्रों, यदि आप स्टेप अप एसआईपी अपनाएंगे 5%, 10%, 15%, जिसकी जो भी सामर्थ्य है उसके हिसाब से निश्चित रूप से जो आपने टारगेट रखा है 20 वर्षों का या 10 वर्षों का, हो सकता है कि वो 18 साल या 19 साल या 17 साल में ये आपके टारगेट पूरे हो जाए। दूसरा तरीका है
एसआईपी के साथ साथ लमसम को कंबाइन करना। अब कहेंगे कि बात तो मैं एसआईपी कर रहा हूँ, लमसम कहाँ से आ गया? फ्रेंड्स, यहाँ फिर वही कंसेप्ट है कि जब आपका एनुअल इनकम मिलता है, बोनस मिलता है, तो उस पैसे को आप उसमें इन्वेस्ट कर दें एज ए लमसम। इसको भी एक एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं, और वही एग्जाम्पल कि 5,000 रुपये पर मंथ 10 वर्षों के लिए और 12 वर्षों की XIRR। तो 10 वर्षों के बाद 6 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे और 11,62,000 रुपये आपके कॉर्पस बन जाएंगे 10 वर्षों के बाद। लेकिन यदि जो आपको बोनस मिलता है, हमने माना कि वो बोनस 1 लाख रुपये हर वर्ष मिल रही है आपको अगले 10 वर्षों तक, तो 1 लाख रुपये जो बोनस मिला उसको यदि उसी म्यूचुअल फंड में जिसमें 12% का XIR आ रहा है, यानी अब वो CAGR हो जाएगा, उसको यदि इन्वेस्ट कर दें तो 10 वर्षों के बाद जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा आपका 16 लाख हो जाएगा, और उसके एवज में जो कॉर्पस बनेंगे वो 29 लाख के आसपास बन जाएगा। अब ये दोनों की तुलना करें तो जिसमें हमने बोनस का अमाउंट इन्वेस्ट नहीं किया था एज लमसम, उसमें आपने 6 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, 11,62,000 रुपये मिले थे आपको, और जिसमें 1 लाख रुपए बोनस हर साल आपने इन्वेस्ट कर दिए, तो टोटल इन्वेस्टमेंट 16 लाख के बदले 29 लाख रुपए होगा। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि 10 लाख रुपए आपने एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया 10 वर्षों में बोनस के फॉर्म में, और उसके एवज में आपको 17,38,000 रुपये के आसपास एक्स्ट्रा कॉर्पस मिला। तो निश्चित रूप से यदि ये भी अपनाते हैं आप, तो ये जो टारगेट है 10 या 20 वर्षों का, निश्चित रूप से वो पहले अचीव होने की पूरी संभावनाएं हैं। तीसरा तरीका है चूज ग्रोथ प्लान ओवर IDCW। फ्रेंड्स, जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें प्लान का चूज करने आता है, उसमें ग्रोथ प्लान भी होता है, IDCW भी होता है। IDCW में आपको समय समय पर जब म्यूचुअल फंड डिविडेंड डिक्लेयर करता है तो वो डिविडेंड आपको मिलता है, मीन्स कैश आउटफ्लो हो जाता है। लेकिन ग्रोथ में क्या होता है कि वो आपको मिलते कुछ नहीं है, फिर से वो उसी में इन्वेस्ट हो जाते हैं। आपको लगता होगा इससे क्या फ़र्क पड़ता है? फ्रेंड्स, फ़र्क पड़ता है। यदि आप वही एग्जाम्पल माने कि 12% का XIRR है ग्रोथ में, तो निश्चित रूप से IDCW में चूंकि बीच बीच में आपको डिविडेंड के फॉर्म में पैसे मिलते रहते हैं, तो जो XIRR मिलेगा आपको 10 वर्षों में वो करीब 10% के आसपास होगा। और इस हिसाब से यदि ग्रोथ प्लान में आपने इन्वेस्ट किया होता तो 5,000 रुपये के SIP 10 वर्षों में 11,62,000 रुपये हो जाते, जबकि IDCW में आप यदि इन्वेस्ट किए होते तो 10,24,000 रुपये के आसपास आपको कॉर्पस बनता। तो निश्चित रूप से यदि आप चाहते हैं कि जो गोल है वो फास्टर अचीव हो जाए, जल्दी अचीव हो जाए, तो आपको ग्रोथ प्लान ही चूज करना चाहिए। चौथा ऑप्शन है जो कि बहुत सारे एक्सपर्ट कहते हैं कि वैसे म्यूचुअल फंड को चूज करें जिसका टोटल एक्सपेंसेस रेशियो लोअर हो। जनाब, ये मुझे बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। कंफ्यूजिंग इस सेंस में, यदि हमने कोई पार्टिकुलर म्यूचुअल फंड मुझे पसंद है तो उसका हम एक्सपेंसेस रेशियो कम कैसे कर सकते हैं? तो जो एक्सपेंसेस रेशियो है वो तो हमको देना ही पड़ेगा। तो इसके लिए एक और तरीका है जो सामान्य तौर पर लोग इसके बारे में सोचते नहीं हैं। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ऑप्शन चूज करने के लिए दिया जाता है कि डायरेक्ट लें या रेगुलर लें। फ्रेंड्स, आपको लगता होगा या आपने ध्यान भी नहीं दिया होगा कि हम क्या चूज कर रहे हैं। सामान्य तौर पर यदि कोई थर्ड पार्टी इंटरमीडिएट यानी आपको कोई एडवाइज़र हैं या कोई ब्रोकर हैं या कोई डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो आपको रेगुलर प्लान ही देते हैं, डायरेक्ट प्लान वो नहीं देते हैं। अब कहेंगे इसमें फ़र्क क्या है? जनाब, एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं HDFC फ्लेक्सी कैप फंड की, जिसका रेगुलर का टोटल एक्सपेंसेस रेशियो 1.38 है। मैंने HDFC फ्लेक्सी कैप जो चूज़ किया वो रेनेल में चूज़ किया है। इसमें हमारा कोई प्रमोशनल एस्पेक्ट कुछ नहीं है। आप कोई भी म्यूचुअल फंड को चूज़ कर सकते हैं, मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया हुआ है। तो HDFC फ्लेक्सी कैप का रेगुलर प्लान जो है उसका टोटल एक्सपेंसेस रेशियो 1.38 है और डायरेक्ट प्लान का 0.78 है। फ्रेंड्स देखें, तो यदि आप HDFC फ्लेक्सी कैप में रेगुलर प्लान ऑप्ट करते हैं तो 10 वर्षों में 5,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से 10 वर्षों में जो कॉर्पस बनता है वो 14,60,000 रुपये बनता है। और यदि उसी म्यूचुअल फंड में यदि डायरेक्ट प्लान लेते हैं तो ये कॉर्पस बनता है 15,21,000 के आसपास। अब इन दोनों को एक साथ देखें तो टोटल एक्सपेंसेस रेशियो में जो रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान है उसमें 0.60% का डिफरेंस है, और कॉर्पस जो 5 वर्षों का होता है 5,000 रुपये पर मंथ की SIP के हिसाब से वो करीब 61,000 रुपये के आसपास बनता है। तो फ्रेंड्स, ये अब देख लें कि यदि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, जो भी म्यूचुअल फंड आपको पसंद हो, तो कोशिश करें कि आप डायरेक्ट प्लान लें, तो निश्चित रूप से बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स के आपको एक्स्ट्रा कॉर्पस लंबे समय में मिल जाएगा। ये तो मैंने 61,000 बताया। यदि आपने 5,000 रुपये की SIP 10 वर्षों के लिए की है तो यदि 20-25,000 करेगा तो ये कॉर्पस का अमाउंट जो है काफ़ी डिफरेंट हो जाए, काफ़ी अधिक हो जाएगा। और पाँचवा है
ओवरलैप। यदि आपके पोर्टफोलियो में एक से अधिक म्यूचुअल फंड में एसआईपी आपने कर रखी है तो ध्यान रखें कि इनका ओवरलैपिंग नहीं हो। ओवरलैपिंग का मतलब कि आपका इन्वेस्टमेंट सेम स्टॉक्स में हो, उसको ओवरलैपिंग बोलते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं कि एचडीएफसी का मल्टी कैप भी आपके पोर्टफोलियो में है और एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप भी आपके पोर्टफोलियो में है और आपने दोनों में एसआईपी कर रखी है। इन दोनों फंड का जो ओवरलैपिंग है वो 36.62% के आसपास है। इसका मतलब एक एग्जाम्पल लेके हम देखते हैं कि यदि आपने 1,000 रुपये की एसआईपी की है दोनों ही म्यूचुअल फंड में, एचडीएफसी मल्टी कैप में भी और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में भी, तो टोटल जो आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो 2,000 रुपये हो रहा है। और आप सोच रहे हैं क्योंकि हमने मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप लिया हुआ है तो आपका ये डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट है, लेकिन हकीकत चूंकि ये है कि चूंकि 36.62% के आसपास ओवरलैपिंग है, इसका मतलब उस 2,000 रुपये में से 732 रुपये 40 पैसे हर महीने आपके कॉमन स्टॉक में इन्वेस्ट हो रहे हैं, मतलब वो डाइवर्सिफाइड नहीं है। केवल 1,267 रुपये 60 पैसे ही जो इन्वेस्ट हो रहे हैं वो डाइवर्सिफाइड स्टॉक्स में हो रहे हैं और यहाँ जो है डाइवर्सिफिकेशन आपको मिलता है। तो ध्यान रखें यदि आपके पोर्टफोलियो में एक से अधिक म्यूचुअल फंड की एसआईपी है तो ध्यान रखें कि इसमें ओवरलैपिंग कम से कम हो। यदि ओवरलैपिंग अधिक होगा तो निश्चित रूप से आपको डाइवर्सिफिकेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स, ये 5 तरीके हैं, हालांकि इसके अलावा एक आध तरीके और भी हो सकते हैं, मैंने केवल 5 का ही जिक्र किया है। इन पाँचों के पाँचों तरीके आप बिना कोई हील हुज्जत के अपना सकते हैं और यदि ये पाँचों तरीके अपनाएंगे तो निश्चित रूप से जो आपका गोल का पीरियड है 10 साल या 20 साल, वो निश्चित रूप से पहले ही अचीव होने की पूरी संभावना है। फ्रेंड्स, ये वीडियो क्लोज करने के पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। मैं कोई म्यूचुअल फंड एडवाइज़र नहीं हूँ, नहीं मेरे पास एमएफआई का कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है, नहीं मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में सेबी के कोई एग्ज़ाम पास किए हैं। ओपन डोमेन में जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पर मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूँ। ये मेरे विचार थे, मेरे विचारों से सहमत होना कोई ज़रूरी नहीं है। यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में एग्रीड लिखें और यदि आप मेरे विचारों से सहमत नहीं हैं कमेंट बॉक्स में नॉट एग्रीड लिखें। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ फ्रेंड्स कि मेरे विचारों से सहमत होना कोई ज़रूरी नहीं है। असहमति की स्थिति में आप कमेंट जरूर करें, लेकिन कमेंट करने के समय ये ध्यान रखें कि शब्दों पर नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा हमारे कुछ व्यूअर्स हैं, हो सकता है वो मेरे विचार से सहमत नहीं है, लेकिन जब वो कमेंट देते हैं तो वो शोभनीय नहीं लगती है। तो काइंडली अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल ना करें। थैंक यू।